नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 4 इतिहास पुस्तक के चौथे अध्याय का कुछ अध्ययन किया था। मुगल साम्राज्य, उसका जो कुछ भाग शेष रह गया है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगला बिंदु है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य। तो इसका तात्पर्य है कि 17वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य किस स्थिति में था उसको हमको देखना है, और 17वीं शताब्दी के बाद में यानी एक तरह से उत्तर मुग़ल काल जिसको हम कहते हैं, उसमें मुग़ल साम्राज्य की क्या स्थिति थी उसका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। यानी मुग़ल साम्राज्य की जो प्रशासनिक की जो नीति थी, है ना, और सैनिक कुशलता जो उनके पास थी, उनके फलस्वरूप, उनके परिणाम स्वरूप एक तरह से आर्थिक और वाणिज्यिक, है ना, एक आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ हुई और वाणिज्यिक स्थिति, व्यापार की जो स्थिति थी वो भी समृद्ध हुई और उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया। कैसा बताया? देखिए, जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। विदेशी जो यात्री हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में, एक तरह से अपने इतिहासों में, स्रोतों में ये बताया है कि जैसा भारत का वर्णन किस्से और कहानियों में किया गया है, ये वैसा ही भारत था, है ना। इस बात का यहाँ पर प्रमाण हमको मिलता है। ठीक है, परंतु यही यात्री इसकी प्रचुरता के साथ साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। लेकिन जिन यात्रियों ने एक तरह से इसका वर्णन किया है, समृद्धि का वर्णन किया है, वही यात्री इसकी प्रचुरता के साथ, यानी इसकी एक तरह से विशालता के साथ साथ मिलने वाली, विशालता के साथ मिलने वाली दरिद्रता, यानी एक तरह से गरीबी, बहुत अधिक गरीबी को देख करके विस्मित रह गए। विस्मित यानी अचंभित रह गए। उनको बहुत अचंभा हुआ कि एक तरफ इतना विकसित है और दूसरी तरफ यहाँ पर देखो कितनी गरीबी हमको दिखाई दे रही है, दरिद्रता है। ठीक है, सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी, यानी समाज में जो असमानताएं थी, भेदभाव जो थे, विभिन्नताएं थी, वो उनको साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है, यानी जो एक तरह से दस्तावेज हैं, अभी ग्रंथ हैं, कौन से? शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के। ठीक है, उनसे हमको पता चलता है, क्या पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, यानी जो मनसबदार ऐसे थे जिनको शासन में उच्च पद और उच्चतम यानी ऊंचे से भी ऊंचा पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। यानी कितने थे टोटल? कितने होते थे? 8000, लेकिन उनमें से कितने थे? 445। ठीक है, कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही समाज के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सेवादारों के रूप में वेतन दिया जाता था। ठीक है, यानी बहुत कम जो आय थी उसका वेतन के रूप में बहुत कम दिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। यानी मनसबदार, मुग़ल जो सम्राट थे, है ना, और जो उनके मनसबदार थे, अपनी आय का, यानी उनके द्वारा जो आय अर्जित की जाती थी उसका एक जो बहुत बड़ा भाग था, है ना, कुछ जो बहुत बड़ा प्रतिशत था, उसका क्या करते थे? देखिए, वेतन और वस्तुओं पर लगा देते, यानी वेतन देने में और वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत बड़ा भाग लगा देते थे। ठीक है, इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। ठीक है, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, इसलिए उनको लाभ होता था। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। तो इसमें बताया गया है कि उनको लाभ तो होता था चूँकि वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु दूसरी तरफ हम देखें
तो राजस्व का भार यानी कर का लगान का जो बोझ था एक तरह से इतना अधिक था कि प्राथमिक जो उत्पाद जो होते थे, है ना, या किसान जो होते थे, शिल्पकार होते थे, उनके पास निवेश के लिए यानी आप में एक निवेश होना लगाना, किसी व्यापार में या कृषि में धन लगाना, यानी उनको अपनी कृषि में लगाने के लिए या व्यापार में या शिल्प में लगाने के लिए धन काफ़ी कम बचता था। ठीक है, इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। यानी जो ये किसान और जो शिल्पकार हैं, इनमें जो गरीब तबका था, बिल्कुल निम्न श्रेणी के जो थे, है ना, वो मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। यानी उनका एक तरह से रोजी रोटी थी जो वो भी मुश्किल से चल पा रही थी। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता जो होती है ना, औजार जो होते हैं एक तरह से, और अन्य वस्तुओं में निवेश की बात सोच भी नहीं सकते थे। वो इतने गरीब थे कि वो ये बात सोच भी नहीं सकते थे, करने की बात तो दूर है, सोच नहीं सकते थे कि हम औजारों में और अन्य वस्तुओं में निवेश करें, यानी पैसा एक तरह से लगाएं। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। यानी जो ये अर्थव्यवस्था जो थी, एक तरह से व्यवस्था जो चलाई गई थी, इसमें लाभ किसको अधिक मिल रहा था? देखिए, ज़्यादा जो धनी किसान थे, है ना, शिल्पकार थे, और व्यापारी तथा महाजन जो ये थे, इनको बहुत अधिक लाभ मिल रहा था और ये लाभ उठा रहे थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। यानी जो मुगल जो शासक थे, इनके जो कुलीन होते थे, एक तरह से ऊंचे पदों पर आसीन जो व्यक्ति होते थे, उनके हाथों में एक तरह से बहुत धन और संसाधन थे। एक तरह से वो बहुत धनवान थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के या सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। यानी जो ये कुलीन जो वर्ग था, एक तरह से ये शक्तिशाली जो सरदार थे, इनके पास धन और संसाधन बहुत अधिक थे, और इसी के कारण, है ना, संपन्नता के कारण, कुलीन वर्ग की संपन्नता के कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, है ना। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। यानी जिस तरह धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, है ना, पतन की ओर ये सत्ता बढ़ने लगी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो सम्राट के जो सेवक थे, कुलीन, जो हम चर्चा कर चुके हैं, स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली यानी स्वयं की एक तरह से स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लगे, और उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर भी ली। ठीक है, इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए, है ना, राजवंश, और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। ये यहाँ पर इन्होंने शक्तिशाली जो थे, इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी एक तरह से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, यानी उन्होंने सम्राट तो अपना कौन माना? मुगल सम्राट दिल्ली का जो स्वामी था उसी को माना। ठीक है, तथापि 18वीं शताब्दी के तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, लेकिन धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक बहुत से स्वतंत्र राज्य घोषित हो चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। 10वां अध्याय जो हमारा आएगा, उसमें हमें ये जो कौन कौन से स्वतंत्र राजनीतिक जो उन्हें सत्ता स्थापित कर ली, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कुछ इसमें। देखिए, एक अन्यत्र जो ये अपना बिंदु है, इसमें हम कुछ देख लेते हैं। राजा और रानियां 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन, मुगलों के समकालीन यानी उसी समय, समकालीन का मतलब उसी समय संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे, जिनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल हैं। ठीक है, उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। यानी ये जो ऑटोमन जो है, तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल है, और इन्होंने अपने राज्य का इतना विस्तार किया, कितना कि यूरोप की ओर हुआ।
उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया। ठीक है, उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया, यानी वहाँ पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा था, क्षेत्र था, ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा भी हुई, है ना। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। विधि निर्माता यानी कानून का निर्माण करने वाला। ठीक है, इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। ठीक है, जो नियम और कानून जो बनाए गए थे इनका लक्ष्य यही था कि किसानों को बेगार और भारी जो कर लगाए गए हैं राजस्व के, उनसे बचाया जा सके। ठीक है, आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा, यानी वो उसका शासनकाल था उसको फिर याद किया जाने लगा। ठीक है, अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में हम पता लगाएं, यानी ये जो सुलेमान जो ओटोमन जो बताया गया है ये एक तरह से अकबर के समकालीन था। और अन्य जो शासक हैं उनके बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी कौन थी? एलिजाबेथ, उसका समय देखिए 1558 से 1603। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच 1530 से 1584 जो इवान दी टेरिबल के नाम से विख्यात नहीं, एक तरह से कुख्यात, ठीक है, कुख्यात है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।